हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, पिछले क्लास में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की उसके बारे में एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लाता हूँ। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था पॉलिटिकल थ्योरी नाम से। हमने बात किया पॉलिटिक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। आज का जो टॉपिक है, ठीक है बच्चे लोग, ये चीज़ याद रखो। आज का टॉपिक है ना, ये मतलब ऐसा टॉपिक है ना जिसका डेफिनेशन समय समय पे अलग अलग रहा है, इसीलिए ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअल में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले समझो, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग थ्योरिस्ट लोग हुए हैं। जितने भी थ्योरिस्ट हुए हैं सबका एक ही कहना है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, हमने जहाँ पे डिसकंटिन्यू किया था वहाँ से आज मैं स्टार्ट करता हूँ। हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। देखो, पॉलिटिक्स बच्चे लोग ऐसा टर्म है जिसके बारे में सही डेफिनेशन क्या है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में आप जाओगे तो अलग अलग डेफिनेशन पाओगे पॉलिटिक्स का। इसीलिए आज हम जो पढ़ेंगे उस पर हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सारे थ्योरिस्ट लोग कोशिश की इसको डिफाइन करने का, लेकिन किसी का भी थ्योरी मैच नहीं किया। सारे थ्योरिस्ट लोगों का जो डेफिनेशन है पॉलिटिक्स का वो बहुत अलग है। तो यही चीज़ हमें आज पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने बोर्ड में क्या क्या लिखा है, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। देखो, पहला चीज़ मैंने लिखा है, मैनी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट फेस डिफ़िकल्ट इन डिफाइनिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट डिफाइन करने का कोशिश किए हैं कि पॉलिटिक्स आखिर है क्या, लेकिन बच्चे लोग वो डिफाइन नहीं कर पाए। या ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं कर पाए, उन्होंने किया है, लेकिन सबका डेफिनेशन क्या है, बहुत अलग अलग है। जिसका जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखो, इक्वालिटी फॉर वन मे नॉट बी द सेम फॉर अदर। जैसे अगर आप पूछोगे इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, तो हर पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव है किसको लेकर के, कि भाई इक्वालिटी होता क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सारे लोग अभी अधेड़ उम्र के हो, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को घर से बाहर जा करके पार्टी करना, नाइट आउट करना पसंद है। क्या सेम चीज़ आपके पापा को पसंद है क्या? नहीं। तो आपके लिए इक्वालिटी का डेफिनेशन कुछ और है, आपके पापा के लिए या गार्डियन के लिए क्या है, कुछ और है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ भी है। इसका डेफिनेशन कोई फिक्स्ड नहीं है। कोई अगर आपको कल को पूछे कि पॉलिटिक्स क्या है, तो आप अपने मन से सोच के ही बताओ कि पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। अब देखो, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, देयर हैव आल्सो बीन डिफरेंसेस इन द प्रैक्टिसेस ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंजॉयड बाय द मासेस। सबसे पहले देखो, दो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। क्या आते हैं बच्चे लोग? पहला होता है इक्वालिटी और दूसरा होता है लिबर्टी। देखो, लिबर्टी वर्ड का मतलब होता है कहीं पे भी जाना, कुछ भी करना, अपने मन से कहीं पे भी जाना, कुछ भी करना, ये भी चलो ठीक है। इक्वालिटी वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, कि भाई मुझे किसी चीज़ के लिए जज ना किया जाए, मुझे किसी चीज़ के लिए क्या ना किया जाए, जज ना किया जाए। जितनी चीज़ें सामने वालों को दिया जा रहा है वही सारी चीज़ें मुझे भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने लिखा है कि सबसे पहले देखो, आप लोग यहीं से सबसे अच्छे से समझ पाओगे। मैंने एक वर्ड लिखा है लिबर्टी। क्या इंडिया में हर जगह पे जा सकते हो आप? जहाँ मन आप वहाँ जा सकते हो क्या? आप खुद सोचो, लिबर्टी क्या बोलता है? लिबर्टी वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ भी अपने मन से आप जाना चाहो आसानी से जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्या? आप बच्चे, आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि हाँ, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसलिए मैंने बोला कि लिबर्टी हो या इक्वालिटी हो, इनमें भी डेफिनेशन में क्या है, डिफरेंसेस हैं। यही कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, किसी एक के लिए इक्वालिटी जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी सेम हो। समझ में आ रहा? जैसे मैंने आपको याद करो पिछले वीडियो में बताया था कि भाई कोई म्यूटिनी कहता है तो कोई सिपाही कहता है, सब कहने पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे बोर्ड में लिखे हुई चीज़ों को देख लें। ये दो पॉइंट्स आप याद रखना, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना बहुत टफ है, पहला चीज़ तो याद रखना, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, इनमें भी डेफिनेशंस में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तीसरा चीज़ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वालिटी के बारे में कुछ मतलब एक एग्जांपल मैंने देना चाहा इक्वालिटी के बिहाफ में, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो पिछला स्लाइड आपने देखा होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। देखो अगर कोई बच्चे लोग आपसे ये सवाल पूछता है कि इंडिया में क्या डेफिनेशन है या इंडिया का क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, तो इसको पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ये 5 चीज़ों से समझाना चाहूँगा जिसको मैंने प्रीएम्बल से उठाया। ये 5 कीवर्ड्स हैं जो डिफाइन करता है कि आपका इंडिया कैसा है, और इस चीज़ को रट लो बच्चे लोग, आपका भारत कैसा है, आपका इंडिया कैसा है। अगर ये सवाल कोई भी आपसे पूछता है तो ये 5 कीवर्ड उसका डेफिनेशन है, जो मैंने कहाँ से लिया है बच्चे लोग, प्रीएम्बल से। सबसे पहला सवाल उठता है सर ये प्रीएम्बल होता क्या है। तो देखो आपने देखा होगा, आप कोई भी बुक उठाओगे, एक स्टोरी बुक का एग्जांपल ले लो, स्टोरी बुक उठाओगे उस पर हर क्या बोलते हैं फ्रंट पेज पे, ठीक है, क्या होता है, इंडेक्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है, इंडेक्स लिखा होता है कि किस पेज पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कहानी का चीज़ चल रहा है। तो वो इंडेक्स पढ़ के आपको एक रफ आइडिया लग जाता है। या आप अपने एनसीईआरटी का बुक उठाओ, उसका इंडेक्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो पूरा बुक ना पलट करके आप डायरेक्ट क्या देख लोगे, इंडेक्स देख लोगे, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। सेम चीज़ आसान भाषा में समझिए तो प्रीएम्बल है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो आप उठा करके देख नहीं सकते हो बच्चे लोग, तो आप क्या करोगे, आप एक प्रीएम्बल उठाओगे, ठीक है, उसका फ्रंट पेज कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे और उसी को देख करके आपको क्या होगा बच्चे लोग, समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो ये जो 5 कीवर्ड है ये डिफाइन करते हैं। ऐसे बाकी चीज़ें भी हैं प्रीएम्बल में, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा कि ये 5 चीज़ें डिफाइन करते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल डेफिनेशन है क्या। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरिन, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये 2 मैंने लास्ट में लिखा है। इसका सीक्वेंस जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके बुक में जो प्रीएम्बल है उसमें सीक्वेंस जो लिखा गया है वो कुछ और है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, डेमोक्रेटिक। हम लोग, आप छोटे से छोटे बच्चे को उठा लो, अगर वो पढ़ाई में थोड़ा सा भी सीरियस, उससे पूछना इंडिया कैसा कंट्री है, तो पहला चीज बोलेगा सर इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बच्चे लोग इस वर्ड डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे। यहाँ पे क्या थे, कुछ लोग बैठे थे जो फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। तो इनके मन में एक चीज़ है कि सबसे पहले तो बताओ कि देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है। इसका 2 डेफिनेशन मैंने बताया। पहला डेफिनेशन क्या था कि ये जो असेंबली है ये इलेक्टेड मेंबर्स का असेंबली है। मैंने क्या बोला, ये जो असेंबली है किनका है, इलेक्टेड मेंबर्स का असेंबली है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड मेंबर्स बना रहे हैं। देश का फ्यूचर कौन डिसाइड कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो पहला चीज़ तो ये डेमोक्रेटिक ये बताता है। दूसरा चीज़ आज के बारे में बताता है, सेम चीज़ मैं डू मार देता हूँ। मतलब क्या होता है कि आज भी इलेक्टेड मेंबर्स ही लॉज बनाने का काम करते हैं। उस समय भी इलेक्टेड मेंबर्स लॉज बनाने का काम किए थे, आज भी इलेक्टेड मेंबर्स लॉज बनाने का काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें डेमोक्रेटिक दर्शाता है। समझ में आया, डेमोक्रेटिक वर्ड से ये दोनों चीज़ें समझ में आता है। उस समय भी इलेक्टेड मेंबर्स ही लॉ बनाए थे, ठीक है। सारे मेंबर्स जो भी थे, हमें मालूम है 299 जो मेंबर्स थे वो सारे क्या थे, वो सारे मेंबर्स इलेक्टेड थे, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। अभी भी यही चीज़ होता है। इसको हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं कि सर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ से आया समझ में आया, तो चलो ठीक है मैं इस पर मिटा देता हूँ। चलो मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। रिपब्लिक, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, रिपब्लिक लोग जोड़ देते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे से। रिपब्लिक वर्ड का एक ही मतलब है क्या, HOS, याद रखना, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होगा, हेड ऑफ स्टेट हमेशा क्या होगा, इलेक्टेड होगा। अब सर बोलोगे ऐसा क्यों रखा गया, तो देखो पहले का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे लोग कि ये अगर राजा है तो इसी का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। यहाँ इनहेरिटेंस चलता था, राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा। यही चीज इंडिया में चलता था। इस चीज़ को, इस प्रथा को हटाने के लिए ये वर्ड लाया गया। क्या लाया गया बच्चे लोग, रिपब्लिक। इसका मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ का राजा होगा उसको क्या बोला गया, हेड ऑफ स्टेट। वो हमेशा क्या होगा बच्चे लोग, इलेक्टेड होगा। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमेशा क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट, मैं कह रहा कि इलेक्टेड होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये ना बोलने लग जाए कि सर प्रेसिडेंट को तो हम इलेक्ट ही नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। मैं बस ये बोल रहा है कि हेड ऑफ स्टेट हमेशा क्या होगा बच्चे लोग, हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होंगे। ये डेफिनेशन किस पे है, रिपब्लिक में। क्या, प्रथा को हटाने के लिए, राजा का बेटा राजा वाला प्रथा को हटाने के लिए। समझ में आया, चलो ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोवरिन वर्ड। अब इसका
डेफिनेशन अच्छे से समझना। सबसे पहले तो ये चीज़ डिसाइड किया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे हिसाब से, मैं बता रहा क्यों। देखो, हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स आए 200, 250 या 300 साल हम पे राज किए, नहीं, ये गलत है। हम गुलाम आज से नहीं हैं, ये कहानी चालू होता है 1190 में। आपने ये 7th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उस समय क्या हुआ था, मोहम्मद घोरी नाम का एक रूलर आया था। मोहम्मद घोरी अफगानिस्तान से आया था और पृथ्वीराज चौहान क्या नाम मैंने बोला, पृथ्वीराज चौहान 2 से क्या वॉर करके इंडिया को जीत चुका था। तो 1190 के बाद से आप बोलोगे तो इंडिया में इंडियन रूलर्स नहीं रहे हैं, जो भी रहे बाहर से हैं। तो देखो, लगभग बोलोगे आप तो हम लोग कितना 700-800 साल से क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। तो हमारा ये जो हमारा मतलब हालत हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि बाहर के लोग आकर के इंडिया के बारे में डिसाइड कर रहे थे। तो ये जो वर्ड है सोवरेन, ये क्या बताता है कि इंडिया का प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। कभी भी इंडिया के किसी मैटर पे कोई भी एक्सटर्नल, ठीक है, कंट्री कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। ये क्यों था, ताकि दोबारा इंडिया क्या ना हो सके, कभी दोबारा इंडिया क्या ना हो सके, किसी का गुलाम ना बन सके। तो ये यही तीन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाया गया था तब प्रीएम्बल में मेंशन किया गया था। बाकी 2 चीज़ें मैडम इंदिरा गांधी द्वारा क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, लाया गया है। आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इमरजेंसी पे। तो देखो, हुआ क्या था, इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है। अब देखो, इमरजेंसी वाला अगर आप बात करते हो तो इमरजेंसी जब लगाया गया तो ये 2 चीज़ें 40 सेकेंड, याद रखना, 40 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA, जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है तो उसको CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। तो 40 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या लाया गया था, ये 2 चीज़ों को लाया गया था। जो कौन लेकर के आई थी, जो लेकर के आई थी मैडम इंदिरा गांधी, ठीक है। क्या लेकर के आई थी मैडम इंदिरा गांधी, ये 2 चीज़ें लेकर के आई थी। क्या, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। पहला वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है कि कभी भी स्टेट किसी एक, ठीक है, धर्म को क्या नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, अनटिल और अनलेस वो जो धर्म है वो माइनॉरिटी में है। वो किस में हो, माइनॉरिटी में। जैसे आप लोग बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप तो बहुत सारे ऐसे मतलब वो सब निकाले गए हैं, क्या पॉलिसीज़ निकाले गए हैं जो ये डेफिनेशन को पूरा नहीं करते हैं। तो समझो, सेकुलर वर्ड का मतलब होता है कि हम कभी भी किसी धर्म को ना तो सपोर्ट करेंगे ना तो अपोज करेंगे। समझ में आया, ये होता है किसका, सेकुलर का डेफिनेशन। लास्ट होता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट समझने के लिए थोड़ा बहुत बच्चे लोग आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझो, जब ये चीज़ लाया जा रहा था या जब देश आज़ाद हो रहा था तभी से ये चीज़ है, बस लिखा हुआ नहीं था। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। क्या ऑप्शंस थे कि भाई ये देखो, ये मैं समझा रहा, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। क्या कि हम कैपिटलिस्ट रह सकते थे, हम क्या कर सकते थे, कैपिटलिस्ट रह सकते थे। हम क्या रह सकते थे, सोशलिस्ट रह सकते थे। अब सर इनका मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सोशलिस्ट दूसरे तरफ ऐसे कंट्रीज होते हैं बच्चे लोग जिनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। दोनों अलग अलग डेफिनेशन। यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ फास्ट होता है और यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है बच्चे लोग, स्लो होता है। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा था कि हम कैपिटलिस्ट रहें या सोशलिस्ट। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स का कहना था कि ना हम कैपिटलिस्ट रहेंगे ना सोशलिस्ट, हम बीच का कुछ रहेंगे। तो हमारा इकोनॉमी कैसा है बच्चे लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और यही मिक्स्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन कौन दर्शाता है, सोशलिस्ट दर्शाता है। कोई अगर कल को पूछे सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है तो आप ये पूरा कहानी सुनाते हैं जो मैंने आपको बताया, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट के कहीं बीच का, ठीक है। मतलब ना हम पूरा कैपिटलिस्ट हैं ना हम पूरा सोशलिस्ट हैं। अब आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या करें, हम लोग डिसइन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक के जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं, मतलब हमारे शेयर्स वगैरह थे, उसे हम क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग बेचना चालू कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अब किस तरफ, मिक्स्ड से कैपिटलिस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें डिफाइन करता है कि इंडिया का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कैसा है। अब आपको क्या लगता है, हर जगह का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यही होगा क्या?
नहीं होगा ना, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया बच्चे लोग क्या, कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया ऐसा हर कंट्री में होता हो, और ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप मुझे लगता है कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आप इसको एक बार रिकॉल करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ईजी वे में अगर मैं बोलूँ, क्यों हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी पता होना चाहिए, या क्यों हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप देश पे रह रहे हो। बोला जाता है कि किसी भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के साथ साथ कुछ उसे राइट्स दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनको पता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि ये अवेयरनेस वाली बात है। खैर देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पहला चीज़ मैंने वही चीज़ लिखा है, फॉर बेसिक नॉलेज। हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो जिस देश में रह रहा है उस देश में उसे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जब आपको आपके राइट्स के बारे में पता होगा, तभी आप आपके साथ हो रहे दुराचार को क्या कर सकते हो, या आपके साथ हो रहे गलत को क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। आपको पता तो होना चाहिए कि कौन चीज़ आपके लिए सही है और कौन चीज़ आपके लिए गलत। यही चीज़ मैंने बच्चे लोग पहला लिखा है, फॉर बेसिक नॉलेज। दूसरा चीज़ लिखा है, देखो ये तीन चीज़ें पहले समझ लो, फ्रीडम, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म। ये तीन चीज़ों में हमेशा डेली लाइफ में इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आते रहते हैं। वो फ्रीडम से रिलेटेड हो, इक्वालिटी से रिलेटेड हो, या सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हो, ठीक है। ये परेशानी हमेशा आता है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए बच्चे लोग कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, या सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये तीनों मुझे क्या पावर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो गुड, आगे देखो लास्ट क्या लिखा है मैंने, ओपिनियन ऑन डिफरेंट इश्यूज ऑफ सोसाइटी। अब बच्चों को इसीलिए 6th क्लास से ही क्या किया जाता है, सिविक्स पढ़ाया जाता है। सिविक्स क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ही तो बताता है ना। इसलिए बच्चों को 6 से पढ़ाया जाता है, और अब आप 11th में भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, 12th में वही चीज़ पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एज अ सिटीजन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होगा तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपना ओपिनियन देंगे। आने वाला जनरेशन बहुत ब्राइट होने वाला है, आप लोगों को पता है। आप बहुत ब्राइट जनरेशन के लोग हो, ठीक हो। तो आप लोग अपना ओपिनियन दोगे सोसाइटी को लेकर के, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं। समझ में आ रहा है? अब फिर से एक चीज़ याद रखना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है, और आपका ओपिनियन चाहूँगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आप अपना इस पे ओपिनियन देना, आपने जितना अभी तक पॉलिटिकल पढ़ा है उसके बिहाफ में। एक लड़की है, ठीक है, मैं आपको ओपिनियन के लिए कर रहा हूँ, आप कमेंट में बिल्कुल बताना आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एक लड़की है, फॉर एग्जांपल इसका नाम X है, एक लड़का है इसका नाम है Y, ठीक है। अब ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना करके बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, आप खुद बताना क्या सही है क्या गलत है। दोनों, अगर आपको पता होगा तो दोनों क्या हैं, दोनों एडल्ट हैं। एडल्ट मतलब क्या होता है, दोनों उस एज के हैं जब ये लोग शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लड़की नर्स थी, ठीक है, और लड़का का प्रोफेशन मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये X का क्या हो गया, X को Y से हो जाता है प्यार, ठीक है। X को Y से क्या हो जाता है, X को Y से हो जाता है प्यार। अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, इत्तेफाक से लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम, ठीक है। अब शादी हो, आपको मालूम है हिंदू मुस्लिम ये जो कॉम्बिनेशन है, लोग पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, वो फायर एंड वाटर वाला कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में शादी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की के पिता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो नॉर्मल एक केस, एक FIR क्या कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं, किसके बिहाफ में, लड़के के बिहाफ में, ये बोल करके कि भाई लड़का क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती उसका धर्म कन्वर्ट कराना चाह रहा है। अब ये कोर्ट जाता है, ये केस जाता है कोर्ट में, ठीक है। अब क्या होता है, हाई कोर्ट इनके शादी को क्या कर देता है, नल एंड वाइड कर देता है, नलीफाई कर देता है, कैंसल आउट कर देता है।
मेरा पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, ठीक है, कौन सा आर्टिकल ऐसा है या कौन सा ऐसा राइट है जो किसी भी एडल्ट को अपने मन के हिसाब से शादी करने का छूट देता है? पहले आप बताना कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। दूसरा चीज़, अगर हाई कोर्ट, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हाई कोर्ट इनके शादी को नलीफाई करता है, नल एंड वाइड करता है, तो हाई कोर्ट के पास कौन सा पावर होता है डिसीजंस लेने का? ठीक है। तीसरा सवाल, अगर ये दोनों हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा इनके साथ? क्लियर हो? ये 3 सवाल हैं। पहला चीज़, कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि इनको राइट्स है, किस चीज़ का? मैरिज का। तो राइट ऑफ मैरिज के बारे में मैं पूछ रहा, कौन सा आर्टिकल ये बताता है, ये देखना। दूसरा चीज़, आप मुझे कमेंट में बताना है कि हाई कोर्ट कौन सा पावर यूज़ करके इनके शादी को नलीफाई किया, सही किया, गलत किया, ये आपका ओपिनियन आप बताना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये लोग दोनों जाते हैं तो क्या होगा, ये भी आप मुझे बताना, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये 3 चीज़ें आप लोग कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। तो आज के लिए ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अगर जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो सारे जाएँ, पहले पहला पार्ट देखें, तभी उन्हें ये पार्ट समझ में आएगा। अब वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि हमें कोशिश करना है एनसीईआरटी को मूवी की कहानी में ट्रांसलेट करने का, ताकि आप उस कहानी को आसानी से जा कर के एग्ज़ाम में लिख सको। मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा, ठीक है। और नोट्स का जहाँ पे भी बात है, नोट्स मैंने पिछले वीडियो में किसी कारणवश डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाया था, लेकिन इस वीडियो में पूरे चैप्टर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलो ठीक है, ध्यान रखना आप लोग अपना, बाय।